कार्य करते हैं उद्योगों में और ऐसे क्षेत्रों में रोजगार के लिए, लेकिन उद्योग उतनी तेजी से बढ़ नहीं रहे हैं जितना तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए बड़े पैमाने पे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो एक कैसी बेरोजगारी हो गई, औद्योगिक बेरोजगारी हो गई। दूसरा था शिक्षित बेरोजगारी, जिसके बारे में कुछ बताएंगे बाबू? शिक्षित बेरोजगारी मैम, शिक्षा का स्तर इतना कम हो जा रहा है, अब लोगों को कुशलता उसमें उस फील्ड में नहीं रह जा रही, इस कारण हम लोग को और रोजगार नहीं मिल रहा है, ये कारण है। और कोई कारण? और शिक्षित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उस हिसाब से पद बहुत कम है, और उस अपेक्षा में रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है जितना तेजी से लोग शिक्षित हो रहे हैं। और दूसरा, शिक्षा का जो हमारा ढांचा है वो बहुत अच्छा नहीं है। ये क्या है, दोषपूर्ण है। लोगों को मतलब इस तरह का पढ़ाई नहीं पढ़ाया जाता कि वो रोजगार परक हो, बल्कि सिर्फ उनके पास उपाधियां यानी कि डिग्रियां ही हैं, बट वो डिग्रियां रोजगार उपलब्ध कराने में बहुत सहायक नहीं होती हैं। तो ये था आपका शहरी और शिक्षित बेरोजगारी में। और नेक्स्ट आपका ग्रामीण बेरोजगारी। हाँ, एक तो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, प्रच्छन्न को और क्या कहते हैं? या अदृश्य बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। इसको समझा सकते हैं मनीष, एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या है? जितना कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग उसमें शामिल होते हैं कार्य करने में। हाँ, यानी कि जो भी कार्य हो रहा होता है उसमें जितने व्यक्ति की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, उससे ज़्यादा उसको काम करने वाले उसमें व्यक्ति लगे रहते हैं। यानी कि कुछ व्यक्तियों की जो सीमांत अगर देखें उत्पादकता तो शून्य होती है, यानी कि उनकी आवश्यकता नहीं होती, फिर भी वो उसमें लगे रहते हैं। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। और मौसमी बेरोजगारी, ईंट के भट्ठों पे काम करने वाले जो चलिए आप बता दीजिए। सीधे उदाहरण, इसमें मौसम के अनुसार काम मिलता है, जिसमें किसानों को जब फसल के टाइम होता है उसी समय काम मिलता है बुआई कटाई करने में, और बाकी साल वो बेकार बैठे रहते हैं। तो मैम मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। ओके, और एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे गन्ने की मिलों में पेराई के सीजन में रहता रोजगार, उसके बाद रोजगार नहीं रहता, और ईंट भट्ठों में सीजन में रहता रोजगार, लेकिन इस सीजन के बाद उसमें भी रोजगार नहीं मिलता है। तो ऐसे टाइम में लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, और आपने पढ़ा था और भी प्रकार पढ़े थे आप लोगों ने बेरोजगारी के, जैसे आपने खुला या खुली बेरोजगारी पढ़ा था। खुली बेरोजगारी बाबू बता सकते हैं खुली बेरोजगारी क्या है? किसी को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। हाँ नहीं शांत लीजिए, सबको ट्राई करने दीजिए, कॉन्फिडेंस आएगा। पता है मुझे, सबको पता है, बस बोल नहीं पाते आप, एक हो गया माना है। कोई बात नहीं, आप फिर से बता दीजिए। खुली बेरोजगारी जो प्रच्छन्न मतलब जो रूप से दिखाई देती है बेरोजगारी, जैसे ममता बताएंगी क्या है? मतलब स्किल होता है और काम करने की इच्छुक रहते पर काम नहीं। हाँ, यानी कि इसमें काम करने की इच्छा भी होती है और आपके अंदर काम करने की योग्यता भी होती है, लेकिन फिर भी आप पूरे टाइम बेकार रहते हैं, आपको काम नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? खुली बेरोजगारी कहते हैं। और संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अर्थव्यवस्था में जो संरचनात्मक परिवर्तन आने से जो बेरोजगारी आए उसे हाँ, इसके क्या है तो मतलब पावर लाइन इसमें जोड़ सकते हैं आप? किस तरह का परिवर्तन आएगा संरचना में? प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और उत्पादन करने की प्रक्रिया में परिवर्तन। हाँ, यानी कि जो प्रौद्योगिकी है वो बहुत ज़्यादा आधुनिक हो जाए और उस आधार पे आप प्रशिक्षित ना रहें, ट्रेंड ना रहें, तो आपको रोजगार से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा, जो डिमांड है, वर्तमान की जो ज़रूरत है वो काफ़ी तेज़ी से बदल जाए, और जो बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे हैं जो अपने अंदर परिवर्तन नहीं कर पाते उनको बंद कर दिया जाता है, तो उसमें भी लगे हुए लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये कैसे बेरोजगारी हो गई? संरचनात्मक बेरोजगारी हो गई। इसके अलावा आपने पढ़ा था हाँ अल्प रोजगार। अल्प रोजगार में एक दृश्य अल्प रोजगार था, एक अदृश्य अल्प रोजगार था। बेटे दृश्य अल्प रोजगार क्या था? और कोई बताएगा? उसमें मतलब दृश्य रोजगार में काम करने से
8 घंटे का काम मिलता है दिन में, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को दिन के 4 घंटे या उससे कम काम मिले और बाकी टाइम वो खाली रहे तो इसी को क्या कहेंगे? दृश्य अल्प बेरोजगार। और अदृश्य अल्प बेरोजगार? मैम इसमें कोई व्यक्ति कार्य तो पूरे साल करता है परंतु उसकी आय कम होती है, योग्यता के अनुसार उसकी आय कम होती है। हाँ, ये सही है। यानी कि व्यक्ति काम तो करता है, पूरे टाइम वर्क करता है, लेकिन उसकी जो सैलरी होती है वो उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग कम नहीं होती है, कम होती है, निम्न कोटि की होती है। यानी कि वो उस मतलब उसका जो स्किल है वहाँ पे उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, उपयोग नहीं हो रहा है। इसी को क्या कहेंगे? अदृश्य अल्प बेरोजगार। ओके, वेरी गुड, पढ़े हैं आप लोग। इसके अलावा खास संघर्षात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी। अल्पकालीन बेरोजगारी की एक अवस्था है। पूरा कुछ समय एक्सप्लेन के करें, लिए पूरा इसमें एक्सप्लेन करें। कोई से किसी पद पर है जगना और आगे जाने के लिए कुछ तैयारी करता है, तैयारी करने के लिए उस जॉब के लिए छोड़ेगा, जॉब छोड़ने के बीच में जो बेरोजगार है कुछ समय के लिए मैम एक पद से दूसरे पद के लिए जैसे संघर्ष परिश्रम करते हैं तो जैसे एक पद है, जैसे हमें किताब कर रहे हैं, हमें पद बनना है तो उस पद के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे में बेरोजगारी एक पद है और रोजगारी एक पद है। हम बेरोजगार रोजगार बचाने के लिए संघर्ष करेंगे इसी बीच के एक उत्पादन से दूसरे उत्पादन की बात। हाँ, यानी कि आप किसी रोजगार में हैं और आपको नेक्स्ट रोजगार के लिए या दूसरे पोस्ट के लिए, दूसरे कार्य के लिए आपको और ज़्यादा स्किल की आवश्यकता, और भी ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता है, तो आप उस स्किल को या उस ज्ञान को, उस ट्रेनिंग को प्राप्त करने के लिए कुछ समय के लिए अपने रोजगार को छोड़ देते हैं और उसको पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ताकि आप अगले स्टेप के लिए तैयार हो सके। इसी को क्या कहते हैं? संघर्षात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। और ऐसी बेरोजगारी एक तरह से अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आप एक स्किल से नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए और ज़्यादा स्किल प्राप्त करने के लिए कुछ समय के लिए बेरोजगार होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? घर्षणात्मक या संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका चक्रीय बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव से संबंधित है। अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में अगर तेजी रहेगी तो इस वृद्धि में वृद्धि इसका कम रहेगा, चक्रीय बेरोजगारी। यानी अर्थव्यवस्था में जब तेजी आएगी तो रोजगार का सृजन होगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। और अर्थव्यवस्था में जब मंदी आएगी तो लोगों को रोजगार से निकाल दिया जाएगा, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि होगी। और ये चक्र चलता रहता है पूरे साल, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, और अच्छी सामान्य स्थित बेरोजगारी क्या है? सामान्य स्थित बेरोजगारी क्या है? 183 दिन है या उससे कम का अगर रोजगार होता है, उससे अधिक या उससे कम? उससे कम का 183 दिन से अगर आपको 365 दिनों में से अगर 183 दिन से कम आपको काम मिलता है तब इसको क्या कहेंगे? सामान्य स्थित बेरोजगारी, या इसी को दीर्घकालिक बेरोजगारी भी कहते हैं। यानी कि जब आप लंबे समय तक बेरोजगार रहते हैं। साप्ताहिक स्थित बेरोजगारी क्या है? जब आप सप्ताह में यानी कि अगर सप्ताह में एक भी दिन आपको काम ना मिले तो आप बेरोजगार, लेकिन अगर कुछ समय के लिए आपको रोजगार मिल जाए तो आप बेरोजगार साप्ताहिक में नहीं आएंगे। और दैनिक बेरोजगारी? मैम जब आप प्रतिदिन मैम अगर कुछ घंटे कम काम करते हैं हाँ, फिर क्या दैनिक बेरोजगारी। हाँ, दैनिक बेरोजगारी को ही हम सबसे अच्छा तरीका मानते हैं बेरोजगारी को मापने का। तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा था बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के प्रकार, और मतलब उसमें बहुत तरह तरह की और भी चीज़ें पढ़ी। साथ ही हमने भी पढ़ा था कि भारत में बेरोजगारी के क्या कारण हैं, बता सकते हैं? मैम बढ़ती जनसंख्या, अल्प शिक्षा, शिक्षा में का स्तर कम होना, ओके, और हम सरकारी जो योजना है उनका सही रूप से कार्य न करना, बिल्कुल सही। और भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और स्वरोजगार की कमी। हाँ, स्वरोजगार की कमी, इच्छा की कमी, और नागरिकों में उद्यमशीलता का अभाव। बिल्कुल बहुत अच्छे। और व्यापार स्थापित करने के लिए प्रक्रिया सही न होना। हाँ, ओके, बिल्कुल। और परंपरागत जो हमारे चले जा रहे हैं इसे हाँ, परंपरागत जो उद्योग है उनका परिवर्तन ना हो। प्रचलन नहीं है, बिल्कुल।
अभाव है। और मैम लघु और मध्यम उद्योगों का कम होना, विकास ना होना, विकास ना होना। और कुछ शिक्षा व्यवस्था का रोजगार परक ना होना, पुरानी शिक्षा पद्धति, शिक्षा में मतलब उद्यमशीलता का अभाव, लोगों में उद्यमशीलता का अभाव, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो आप आराम से अगर मतलब ध्यान से सोचेंगे तो बता सकते हैं कि क्यों है भारत में बेरोजगारी, बेरोजगारी के क्या कारण है। इसके अलावा हमने पढ़ा था बेरोजगारी के परिणाम, तो इसमें आर्थिक परिणाम भी हमने पढ़ा था और सामाजिक परिणाम भी। अगर बेरोजगारी है तो इसके क्या आर्थिक परिणाम देखने को मिलेंगे? वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में कमी रहेगी। ओके, बिल्कुल। मांग कम होगा तो उससे जीडीपी की वृद्धि में कमी रहेगी। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे। पर कैपिटा इनकम कम होगा बिल्कुल, प्रति बिल्कुल व्यक्ति आय में होगा। कमी। और निम्न उत्पादकता की समस्या में हाँ, आर्थिक बिल्कुल समृद्धि सही। कम रहेगा। आर्थिक समृद्धि कम रहेगी और भूखमरी रहेगी, कुपोषण रहेगा, सामाजिक संघर्ष रहेगा, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं रहेंगी ना अगर बेरोजगारी रहती है तो। और आर्थिक क्षेत्र में जीवन स्तर का निम्न होना, जीवन की गुणवत्ता का निम्न होना, और आपका जो प्रति व्यक्ति आय आपने कहा इसका कम होना, आर्थिक समृद्धि का कम होना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और आपने क्या पढ़ा है, हेडिंग किया है आपने बेरोजगारी से संबंधित सरकारी योजना एवं कार्यक्रम। बेरोजगारी से संबंधित सरकारी योजनाएं एवं आज हम बहुत ढेर सारी योजनाओं को देखने वाले हैं जो सरकार के द्वारा चलाई गई है बेरोजगारी से संबंधित। इसमें पहला हेडिंग कीजिएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी हाँ मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी इसमें क्या है? श्रम योगी हाँ मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, नोट कीजिएगा फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई। हाईलाइट कर लीजिएगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई। यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, हाईलाइट कर लीजिएगा, यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है। यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है। एक पेंशन योजना है जिसकी घोषणा अंतरिम बजट में मंत्रालय द्वारा की गई थी। जिसकी घोषणा अंतरिम बजट में मंत्रालय द्वारा की गई थी। अंतरिम बजट में मंत्रालय द्वारा की गई थी। इससे असंगठित क्षेत्र के लगभग 42 करोड़ श्रमिकों को लाभ
लाभ मिलने की संभावना है। इससे असंगठित क्षेत्र के लगभग 42 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलने की संभावना है। लाभ मिलने की संभावना है। इसमें पॉइंट लिखेगा। फर्स्ट पॉइंट, इस योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के, इस योजना के पात्र 18 से 40 वर्ग आयु समूह के, 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के घरेलू कामगार, 18 से 40 वर्ष आयु समूह के घरेलू कामगार, कॉमा स्ट्रीट वेंडर, कॉमा मिड डे मील श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, मध्याह्न भोजन योजना के श्रमिक, मिड डे मील श्रमिक, कॉमा सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक, सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक, कॉमा ईंट भट्टा मजदूर, ईंट भट्टा मजदूर, भट्टा मतलब जो भट्टे होते हैं ईंट के, मजदूर, कॉमा चर्मकार, चर्मकार जो चमड़े का काम करते हैं ना, चर्मकार, कॉमा कचरा उठाने वाले, कचरा उठाने वाले, कॉमा धोबी यानी जो वस्त्र धुलते हैं, धोबी, रिक्शा चालक, रिक्शा चालक, कॉमा भूमिहीन मजदूर, भूमिहीन मजदूर, खेतिहर मजदूर, कॉमा निर्माण मजदूर, खेतिहर मजदूर, निर्माण मजदूर। इसको ऑफ करने से आज लाइट की समस्या फिर से। खेतिहर मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, जो बीड़ी पीते हैं ना आप लोग, मतलब आप लोग नहीं जो लोग नशा करते हैं वो लोग, बीड़ी मजदूर, हथकरघा मजदूर, जो पढ़े लिखे मतलब जो पढ़े लिखे युवा नहीं होते, मतलब जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं वो लोग क्या करते हैं पहले के टाइम में, अभी भी ज़्यादा इस तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको जागरूक नहीं होते कि उनके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक होता है। आप कभी देखिए गांव के जो लड़के होते हैं जो छोटा मोटा काम करते हैं, वो अक्सर जितना काम करते हैं उसका आधा तो वो इस तरह की चीज़ें खाने पीने में ही खर्चा कर देते हैं, और ज़्यादातर वो इस तरह की चीज़ें खा करके अपना पर्सनालिटी, अपने स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा खराब भी कर लेते हैं। जो पढ़े लिखे वाकई में जो पढ़े लिखे समझदार बच्चे वो ऐसी चीज़ों से दूर रहते हैं, लेकिन जो बड़े घरों के बिगड़े हुए बच्चे रहते हैं वो और भी इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं। तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी सेवन करते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे नहीं जागरूक हैं वो तो करते ही हैं बड़े पैमाने पे, तभी तो भारत में ऐसी चीज़ों का इतना ज़्यादा बिक्री है, इतना ज़्यादा कमाई है इससे, समझ में आए। तो बीड़ी मजदूर, कॉमा हथकरघा मजदूर, हथकरघा मजदूर, इसी तरह के अन्य व्यवसायों में संलग्न, इसी तरह के अन्य व्यवसायों में संलग्न ऐसे श्रमिक होंगे, ऐसे श्रमिक होंगे जिनकी मासिक आय 15,000 या उससे कम हो। ऐसे श्रमिक होंगे जिनकी मासिक आय 15,000 या इससे कम हो, 15,000 या इससे कम हो। मासिक है, मासिक आय रुपीस 15,000 या इससे कम हो।
बात समझ में आई? मेरी योजना बिल्कुल रहेगी, क्योंकि जिनके लिए उनको जागरूकता ही नहीं है उनके अंदर, उनको जानकारी ही नहीं होगी इसके बारे में। हाँ, ये बात तो सही है। बहुत सारी योजनाएं आती रहती हैं जो सरकार लाती है मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए और भी बहुत सारे क्षेत्र के लिए, लेकिन वो वास्तव में जो पात्र लोग हैं उन तक वो सारी चीज़ें पहुँच नहीं पाती क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। अब ये देखिए, इस योजना की खास बात क्या है कि ये एक पेंशन योजना है जो 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए लाया गया है, और ऐसे लोग जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं। असंगठित मतलब होता है कि जिनके डेली की जॉब का मतलब काम का कोई निश्चित नहीं रहता कि वो डेली काम पाएंगे, या जिनके वेतन कोई निश्चित नहीं रहते, जिनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का कोई उपस्थिति नहीं होता, मतलब इसी तरह से जिन भी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ये योजना लाई गई है। अगर इस योजना का लाभ मतलब कोई लेना चाहता है और उसके तहत जो भी प्रीमियम है, जो भी काम है उसको कर रहा पूरा, और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसकी जो लाइफ पार्टनर होगी यानी कि पत्नी, अगर पत्नी ने किया है तो उसकी मृत्यु पर पति को उसका लाभ मिलेगा, और अगर पति के द्वारा शुरू किया गया है तो उस योजना का लाभ पत्नी को मिलेगा। यानी कि इस योजना को कंटिन्यू रख सकता है उसका लाइफ पार्टनर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि इसके तहत लाइफ पार्टनर को आगे इस योजना का लाभ लेने का हकदार माना जाएगा। ठीक है, तो क्या नोट करवा दें या रहने? ठीक है, तो जीवन साथी को इसका लाभ मिलेगा, या एक लाइन नोट कर लीजिएगा, हो सकता है भूल जाएं आप लोग। परिवार पेंशन ऑब्लिक फैमिली पेंशन परिवार पेंशन ऑब्लिक फैमिली पेंशन केवल जीवन साथी के मामले में लागू होता है। केवल जीवन साथी के मामले में लागू होता है। आगे, इस योजना के तहत प्रत्येक अभिदाता को, यानी कि जो भी स्कीम लेगा, इस योजना के तहत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम ₹3000 की निश्चित पेंशन मिलेगी। महीने की 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम ₹3000 की निश्चित पेंशन मिलेगी। 3,000 की निश्चित पेंशन मिलेगी। इसमें कुछ जमा नहीं करना है, केवल मिलेगा करना है। जो आपके 18 से 40 वर्ष के लोग होंगे वो इस स्कीम को लेंगे, और ये नाम मात्र का रहेगा, क्योंकि जब वो काम करने योग्य है तब वो उस प्रीमियम को जमा करेंगे, और जब उनका 60 साल पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर उनको हर महीने 3,000 रुपया मिलेगा। और अगर इस स्कीम को लेने वाले व्यक्ति को कुछ भी हो जाता है तो फिर उसके जीवन साथी को इसका फायदा मिलेगा। और ये सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए लाया गया योजना था। योजना का नाम क्या था? प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। जो 18 से 40 वर्ष के लोग ही इसका केवल फायदा उठा सकते हैं, और वो भी असंगठित मजदूर होने चाहिए जिनका महीने का जो इनकम है वो 15,000 या इससे कम होना चाहिए। और इस प्रीमियम को लेने वाले इंसान की मृत्यु के बाद उसका अगर मतलब कोई जीवन साथी है तो उसको उसका लाभ मिलेगा। और भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा। क्या हेडिंग किया था आपने? प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। नेक्स्ट हेडिंग है प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना। कर्मयोगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री कर्मयोगी योजना की घोषणा प्रधानमंत्री कर्मयोगी
घोषणा बजट 2019-20 के अंतर्गत की गई है। बजट 2019-20 के अंतर्गत की गई है। 2019-20 जब भी हमारा कोई वित्त वर्ष आता है तो एक साल शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर में समाप्त होता है, इसलिए 2 साल का हम उल्लेख करते हैं। आपका 19-20 के अंतर्गत की गई है। यह छोटे खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के लिए पेंशन योजना है। हाईलाइट कर लीजिएगा, यह छोटे खुदरा व्यापारियों के लिए एक पेंशन योजना है। या छोटे खुदरा व्यापारियों के लिए एक पेंशन योजना है। श्रम योगी किसके लिए था? असंगठित क्षेत्रीय श्रमिकों के लिए पेंशन योजना था। और ये जो छोटे और खुदरा व्यापारी होते हैं उनके लिए पेंशन योजना है, दोनों में अंतर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, पॉइंट लिखिएगा। कोई भी दुकानदार और खुदरा व्यापारी, कोई भी दुकानदार व खुदरा व्यापारी जो जीएसटी के तहत पंजीकृत है, जो जीएसटी के तहत पंजीकृत है और जिसका सालाना कारोबार, जो जीएसटी के तहत पंजीकृत है और जिसका सालाना कारोबार 1.5 करोड़ तक है। सालाना कारोबार 1.5 करोड़ तक है। इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस योजना में 18 से 40 आयु वर्ग के व्यापारी शामिल हो सकते हैं। इस योजना में 18 से 40 आयु वर्ग के व्यापारी शामिल हो सकते हैं। इस योजना में 18 से 40 आयु वर्ग के व्यापारी शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थियों को ₹3000 मासिक दिया जाता है या दिया जाएगा। लाभार्थियों को ₹3000 मासिक दिए जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है। अटल पेंशन योजना भारत सरकार ने सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, भारत सरकार ने सभी भारतीयों, विशेषकर गरीबों, विशेषकर गरीबों कॉमा कम सुविधा प्राप्त लोगों, कम सुविधा प्राप्त लोगों कॉमा असंगठित मजदूरों, असंगठित मजदूरों के लिए 1 जून 2015 से 1 जून 2015 से अटल पेंशन योजना नामक
अटल पेंशन योजना नामक एक पेंशन योजना शुरू की गई है। अटल पेंशन योजना नामक एक पेंशन योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, अटल पेंशन योजना स्वैच्छिक आवधिक अटल पेंशन योजना स्वैच्छिक आवधिक अंशदान आधारित स्वैच्छिक स्वेच्छा से जो किया जाए स्वैच्छिक आवधिक अंशदान आधारित पेंशन प्रणाली है। अंशदान आधारित पेंशन प्रणाली है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अंशदान आधारित पेंशन प्रणाली है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के बाद इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1000 से लेकर ₹5000 तक की ₹1000 से लेकर ₹5000 तक की मासिक पेंशन ले सकता है। 5000 तक की मासिक पेंशन ले सकता है। यह उसके अंशदाता पर निर्भर करता है। यह उसके अंशदाता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष तक की आयु के अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। मैम इसमें भी जमा करना पड़ता है? हाँ, ये सब में जैसा आपका अंशदान होगा, अंशदान का मतलब आप जितना उसमें जमा करेंगे इस योजना के तहत उसी आधार पे आपको पेंशन मिलेगा। आप कम करेंगे तो 1000 और उससे ज़्यादा करेंगे तो 2000, उससे ज़्यादा 3, उससे ज़्यादा 4 और मैक्सिमम 5000 तक का आपको पेंशन मंथली मिलेगा। इसमें अगर आप 4 साल तक जमा करना पड़ेगा। 18 से 40 वर्ष के लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और वो जमा करेंगे, लेकिन उनको इसका फायदा कब मिलेगा? 60 साल के बाद मिलेगा। 20 साल बीच में नहीं जमा करना, 40 से 60 तक। हाँ, अभी आपने जैसे ही बात किया ना, 3 योजनाएं आपकी पढ़ी आपने। एक तो प्रधानमंत्री श्रम सिद्धि, दूसरा कर्मयोगी और तीसरा अटल पेंशन। तीनों में उम्र कितना है? 18 से 40 और मैक्सिमम लाभ लेने का टाइम 60 प्लस ही है। तो और तीनों के तीनों क्या अभी तक पढ़े आपने? पेंशन योजना पढ़ी है और तीनों किसका है? केंद्र का है। तो ये सारे पॉइंट अगर इस तरह से पढ़ेंगे ना तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बस पहला जो था वो असंगठित क्षेत्र के लिए था, दूसरा जो है ये छोटे और खुदरा व्यापारियों के लिए है और तीसरा लगभग सभी लोग शामिल हो सकते हैं इसमें। नेक्स्ट रीडिंग कीजिएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और क्या है हेडिंग? हाँ, श्रमेव जयते कार्यक्रम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम। श्रमेव जयते कार्यक्रम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम 16 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार की
16 अक्टूबर 2014 को 16 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना के रूप में अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 5 योजनाएं आरंभ की गई। इस कार्यक्रम के तहत 5 योजनाएं आरंभ की गई। इस कार्यक्रम के तहत 5 योजनाएं प्रारंभ की गई। इन योजनाओं का उद्देश्य औद्योगिक विकास, इन योजनाओं का उद्देश्य हाईलाइट कर लीजिएगा, औद्योगिक विकास, उद्देश्य औद्योगिक विकास और आसान व्यवसाय हेतु अनुकूल माहौल बनाना और आसान व्यवसाय हेतु अनुकूल माहौल बनाना और आसान व्यवसाय मतलब जो कहते उद्योग शुरू करना, कोई काम शुरू करना, उसी को व्यवसाय कहते हैं। आसान व्यवसाय हेतु अनुकूल माहौल बनाना और श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकारी सहायता बढ़ाना। श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकारी सहायता बढ़ाना। किस लिए लाया गया है आपका पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते कार्यक्रम? पहला औद्योगिक और आसान व्यवसाय को अनुकूल माहौल बनाना, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, आसान व्यवसाय के लिए माहौल तैयार करना, श्रमिकों को प्रशिक्षण देना यानी कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये योजना लाया गया है, सरकारी सहायता को बढ़ाना। आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम का हाईलाइट कर लीजिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम का उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम का, वही एक ही हेडिंग तो बार बार बोल रही हूँ, सबके कंफ्यूज हो रहे हैं आप। कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा, कार्यान्वयन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन या कार्यान्वयन किया जा रहा है। कार्यान्वयन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम कब आया है? 16 अक्टूबर 2014। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है सरकार के द्वारा जो लाया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य है औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना, उत्पादन को बढ़ावा देना, व्यवसाय के लिए अच्छा माहौल उपलब्ध कराना, श्रमिकों को प्रशिक्षित करना और सरकारी सहायता उपलब्ध कराना। और इसको लीड कौन कर रहा है? मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा ये लीड किया जा रहा है। इतनी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री
कौशल विकास योजना। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं के कौशल विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण के लिए एक मुख्य योजना है। कौशल प्रशिक्षण के लिए या कौशल विकास के लिए एक मुख्य योजना है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके तहत पाठ्यक्रमों में सुधार। इसके तहत पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया है। बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ, प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ व्यवहार कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल है। व्यवहार कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2015 को, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2015 को भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रमाणन योजना, भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रमाणन योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सबसे बड़ी कौशल प्रमाणन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी दी गई, मंजूरी दी गई। हाईलाइट कीजिएगा, 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर, 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर, 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर इस योजना का शुभारंभ किया गया। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कब शुरू किया गया है? 20 मार्च 2015 को। 15 जुलाई को कौन सा दिवस है? 15 विश्व युवा कौशल दिवस। ये योजना लाया गया है जो युवा वर्ग हैं उनके अंदर कौशल का विकास करने के लिए, कौशल के लिए प्रशिक्षित करने के लिए, खास करके शिक्षण और शिक्षा में बेहतर परिवर्तन लाने के लिए, ताकि शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार हो सके। एक महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, इसमें इस योजना का क्रियान्वयन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, हाईलाइट कर लीजिएगा, इस योजना का क्रियान्वयन, इस योजना का क्रियान्वयन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के, इस योजना का क्रियान्वयन कौशल विकास और
उद्यमिता मंत्रालय के दिशा निर्देशन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्किल, इसके अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसके अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और उद्योग द्वारा फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसके अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और उद्योग द्वारा तय मानदंडों पर आधारित होगा। उद्योग द्वारा तय मानदंडों पर आधारित होगा। काफी हार्ड है क्या? आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? हार्ड बनाते हैं देखिए, इसके तहत ऐसे बच्चों को खास करके टारगेट किया जा रहा है जिन्होंने अपनी स्कूलिंग छोड़ दी है। हाई स्कूल पढ़ के, इंटर पढ़ के, उन्होंने ऐसे युवा जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, उनको प्रशिक्षित करके उनके अंदर कौशल का विकास करना, प्रशिक्षण दे करके उन्हें उद्यमी बनाना या कहिए कि किसी कार्य योग्य बनाना, ये मेन इसका मोटिव है। जो कार्यक्रम है आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी कि युवाओं में कौशल का विकास करना। और ये एक कौन सा मंत्रालय लीड कर रहा है? कौशल विकास निगम, और इसको कंट्रोल कर रहा है, आप देख रहे हैं कौन कर रहा है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इसके निर्देशन में ये योजना चलाई गई है और ये योजना काफी समय से चल रही। कब से चल रही है? 2015 से चल रही है, जो कि केंद्र सरकार की योजना है युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए। भले ही धरातल पे ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये योजनाएं चल रही है ना, कागजों पे चल रही है। कहीं कागजी कार्यवाही पूरी की जा रही होगी। अब जैसे ये बहुत डिटेल में है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा था। जिन बच्चों ने 9, 10 या 11, 12 के बाद क्लासेस छोड़ दी हैं, उनको ज़्यादातर इसमें टारगेट करके प्रशिक्षित करने के लिए लाया गया था। और काफ़ी कुछ है इसमें, और मुझे लगता है काफ़ी बड़ा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या चीज़ हेडिंग कीजिएगा, कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015। कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015। राष्ट्रीय नीति 2015 कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015 केंद्र सरकार द्वारा 15 जुलाई 2015 को केंद्र सरकार द्वारा 15 जुलाई 2015 को देश की प्रथम एकीकृत राष्ट्रीय नीति
देश की प्रथम एकीकृत राष्ट्रीय नीति का शुभारंभ किया गया। यह नीति सफल कौशल रणनीति की कुंजी के रूप में यह नीति सफल कौशल रणनीति की कुंजी के रूप में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रभावी योजना बनाने को प्रयासरत है। नेक्स्ट पॉइंट, इस नीति का उद्देश्य उच्च मानकों सहित तेजी के साथ बड़े पैमाने पर कौशल प्रदान करते हुए सशक्तिकरण की व्यवस्था तैयार करना, और उद्यमिता पर आधारित नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है। जो देश के सभी नागरिकों की अस्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए धन एवं रोजगार का सृजन कर सके। कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015 का उद्देश्य क्या है? देश के सभी युवाओं को उद्यमशील बनाना, उनके अंदर नवाचार और उद्यमिता का विकास करना, ताकि उनके पास अस्थायी आजीविका का साधन, इनकम का साधन हो सके। इसी को ध्यान में रख के ये योजना लाई गई है। नेक्स्ट हेडिंग, बस योजनाएं और हैं, इसको खत्म कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे आज के चैप्टर का। नेक्स्ट हेडिंग है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आप लोग सोच रहे होंगे ये सब योजनाओं के बारे में आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये सारी योजनाएं सालों से चल रही हैं। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
नोट कीजिएगा इसमें। यह योजना ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, यह योजना ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के विलय के पश्चात एवं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के विलय के पश्चात प्रधानमंत्री रोजगार योजना के विलय के पश्चात 15 अगस्त 2008 से प्रारंभ की गई थी। 15 अगस्त 2008 से प्रारंभ की गई थी। 15 अगस्त 2008 से प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र के लिए, इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र के लिए, इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र के लिए, विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र के लिए, विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख की क्रेडिट सीमा या ऋण सीमा है। 10 लाख की क्रेडिट सीमा या सेवा क्षेत्र की, सेवा क्षेत्र के लिए ₹10 लाख की क्रेडिट सीमा या ऋण सीमा है। और इसका प्रबंधन कौन करेगा? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय इस योजना को लीड करेगा। यहाँ पे विनिर्माण क्षेत्र में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको 25 लाख का ऋण मिलेगा। अगर आप सेवा क्षेत्र में कोई उद्योग लगाना चाहते हैं तो आपको 10 लाख का ऋण मिलेगा इस योजना के तहत। इसको लीड करेगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय इस योजना को लीड कर रहा है। लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा इस योजना का प्रबंधन किया जा रहा है। और भी है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट रीड कीजिएगा, प्रधानमंत्री युवा योजना, प्रधानमंत्री युवा योजना। अभी ये चीजें आप लोग नहीं पढ़े रहते हैं, फिर एग्जाम में आता है तो फिर गलत भी करते हैं। प्रधानमंत्री युवा योजना आजकल योजनाएं बहुत चल रही है और इसलिए योजनाएं बहुत ज्यादा पूछी भी जाती हैं। प्रधानमंत्री युवा योजना, शांति ध्यान दीजिएगा। मनीष क्या बात हो रही है? चलिए नोट कीजिए फटाफट, क्वेश्चन भी पूछना है। यह योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। यह योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। यह योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। इसके अंतर्गत मंत्रालय 5 वर्षों, इसके अंतर्गत मंत्रालय 5 वर्षों 2016-17 से 2020-21 की अवधि में 5 वर्षों 2016-17 से 2020-21 के तहत 20-21 की अवधि में 499.94 करोड़ की परियोजना लागत से 3050 संस्थानों के माध्यम से 3050 संस्थानों के माध्यम से 7 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को
7 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को उद्यमशीलता प्रशिक्षण और शिक्षा उपलब्ध कराएगा। उद्यमशीलता प्रशिक्षण और शिक्षा उपलब्ध कराएगा। आप मीटिंग कीजिएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी ग्रामीण महात्मा गांधी का बड़ा नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। रोजगार गारंटी अधिनियम। इसी को क्या कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में? मनरेगा। अच्छा, मनरेगा। हाँ, मनरेगा। जब इसी का शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो होगा आपका मनरेगा। नोट कीजिएगा इसमें फर्स्ट पॉइंट। शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो मनरेगा ही लिखिए। मनरेगा के रूप में इसकी शुरुआत नहीं, एक मिनट मनरेगा नहीं लिखिएगा, सीधे लिखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी हटा दीजिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नहीं, हेडिंग रखिएगा बस, जहाँ डाले वहाँ से नोट कीजिए। क्योंकि जब ये शुरू हुआ था ना तो ये महात्मा गांधी शब्द नहीं लगा था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से शुरू हुआ। आगे चल के इसमें महात्मा गांधी जुड़ गया। पहले ये नरेगा था, बाद में मनरेगा हो गया, इसलिए मैंने कहा महात्मा गांधी हटा दीजिएगा। तो नोट कीजिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में इसकी शुरुआत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में इसकी शुरुआत हाईलाइट कर लीजिएगा 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से किया गया। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से किया गया। राजस्थान से किया गया नहीं बेटी, राजस्थान से आपका पंचायती राज की शुरुआत हुई। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से की गई। जबकि यह अधिनियम संसद द्वारा सितंबर 2005 में ही पारित हो गया था। जबकि यह अधिनियम संसद द्वारा सितंबर 2005 में ही पारित हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदलकर 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ब्रैकेट में आप मनरेगा कर सकते हैं, ब्रैकेट बंद कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, यह कानून किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के यह कानून किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वैसे सभी
वयस्क सदस्यों को जो अकुशल श्रम के लिए तैयार हो, जो अकुशल वयस्क व्यक्तियों को या सदस्यों को जो अकुशल श्रम के लिए तैयार हो, हाईलाइट कीजिएगा, 10 दिनों अकुशल श्रम के लिए तैयार हो, 100 दिनों के रोजगार, 100 दिनों के रोजगार, ब्रैकेट में लिखेगा, हाईलाइट कीजिएगा, सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिनों का रोजगार, सूखा प्रभावित क्षेत्र व जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिनों का रोजगार, ब्रैकेट बंद, प्रदान करने की गारंटी देता है। सूखा प्रभावित एवं जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिनों का रोजगार, ब्रैकेट बंद, प्रदान करने की गारंटी देता है। और इसमें कम से कम 33% महिलाएं होनी चाहिए, ये भी याद रखिएगा। ये सरकार के द्वारा रूल लागू किया गया कि मनरेगा में कम से कम 33% महिलाएं होनी चाहिए। 33% महिलाएं होनी चाहिए। तो बात समझ में आया? नरेगा शुरू कब हुआ है? 2006 में, लेकिन ये संसद द्वारा सितंबर 2005 में ही पारित कर दिया गया था। इसका नाम बदल के 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिया गया। और इसके तहत परिवार के उन सदस्यों को जो अकुशल श्रमिक के रूप में काम करना चाहते हैं, उनको साल में कम से कम 100 दिन का काम मिलना चाहिए। और अगर सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र है तो कम से कम 150 दिन का जॉब मिलना चाहिए। और इसमें कम से कम 33% महिलाओं का शामिल होना भी जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। आगे अब देखिए हेडिंग तो है, अभी देखिए आपका 2 आपके और बची हुई योजना, उसके बाद क्वेश्चन है। एक तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, इम्पोर्टेंट तो छोड़ दीजिए। और वो क्या बताएं एग्जामिनर का, क्या पता कौन सा क्वेश्चन पूछ ले। अभी तो इम्पोर्टेंट तो सारे लग रहे हैं, नोट कर लीजिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये खत्म करना है आज मुझे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना फटाफट नोट कीजिए, क्वेश्चन भी पूछना है। स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय 1 जून 2020 को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरी वालों अर्थात रेहड़ी पटरी विक्रेताओं, रेहड़ी पटरी मतलब स्ट्रीट वेंडर्स जिनको कहते हैं, जो पटरियों के किनारे बेचते हैं ना, छोटी छोटी दुकानें लगा करके, उन्हीं को रेहड़ी पटरी कहा जाता है या स्ट्रीट वेंडर्स कहा जाता है। पटरी विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि नामक योजना की शुरुआत की गई। स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि नामक योजना की शुरुआत की गई।
नेक्स्ट हेडिंग गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जून 2020 को व्यापक रोजगार सृजन सह ग्रामीण सार्वजनिक कार्य सर्जन अभियान। सार्वजनिक कार्य सर्जन अभियान। सर्जन अभियान गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य हाईलाइट कीजिएगा, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों गाँव में आजीविका के अवसरों को सशक्त बनाना। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों गाँव में आजीविका के अवसरों को सशक्त बनाना। आजीविका के अवसरों को सशक्त बनाना और नए अवसर प्रदान करना है। जहां विनाशकारी कोविड-19 से प्रभावित प्रवासी श्रमिक बड़ी संख्या में वापस लौट चुके हैं। प्रभावित श्रमिक बड़ी संख्या में वापस लौट चुके हैं। बात समझ में आया? कोविड-19 में बड़े पैमाने पे जो श्रमिक हैं वो अपने घरों को लौट गए थे, तो उनकी स्थिति कैसे सुधरे, वो अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाए, कैसे उनका आजीविका चले, उसके लिए लाया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो ये था आज का चैप्टर। बहुत सारी योजनाएं आप लोगों ने पढ़ी हैं और ये और भी बहुत ज़्यादा डिटेल है जो कि मतलब नहीं है। तो इससे आगे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। IAS 2018 का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन है जो सही है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अभी आपने पढ़ा है, IAS 2018 में यहाँ से क्वेश्चन भी आया था। पहला पॉइंट है, यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है। बताएं क्या ये बात सही है कि इसको श्रम एवं रोजगार मंत्रालय लीड कर रहा है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो ये गलत हो गया ना? बहुत अच्छे, वेरी गुड। और आपने बहुत आसानी से इसको समझ लीजिए, सॉल्व कर दिया। दूसरा इसमें पॉइंट है, यह देश के अविनियमित कार्यबल की कार्यकुशलता को राष्ट्रीय कौशल योग्य ढांचा के साथ जोड़ेगी, यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ जोड़ेगी। ये बात तो सही है ना? ये पॉइंट आपने पढ़ा था, ठीक है। और ये जो मतलब बच्चे होंगे, जो लोग होंगे, क्या उनके अंदर स्किल डेवलप करेगा, उद्यमिता की स्थिति डेवलप करेगा, उनको साक्षर बनाएगा, प्रशिक्षित कराएगा। क्या ये बात सही है? सही है। सही है ना? तो दूसरा तीसरा सही है, पहला सही नहीं है। लेकिन मैंने कहा था ना, मंत्रालय जरूर पूछ लेता है, तो मंत्रालय गलत है, ये नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, प्रचंड बेरोजगारी से सामान्यतया आप क्या समझते हैं? IAS 2013 का क्वेश्चन है। पहला,
लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं। दूसरा, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। तीसरा, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। चौथा, श्रमिकों की उत्पादकता नीची है। तीसरा हाँ, सीमांत उत्पादकता शून्य होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी मापने की निम्न में से कौन सी विधि NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती? कौन सी विधि है जो NSO नहीं यूज करता भारत में बेरोजगारी को मापने के लिए, यानी कि भारत में कौन सी तरह की बेरोजगारी नहीं पाई जाती? पहला ऑप्शन, सामान्य प्रमुख स्तर बेरोजगारी पाई जाती है क्या? सामान्य प्रमुख स्तर बेरोजगारी पाई जाती है। इसी को क्या कहते हैं? दीर्घकालिक बेरोजगारी। साप्ताहिक, चालू साप्ताहिक स्तर बेरोजगारी, चालू दैनिक स्तर बेरोजगारी, चालू मासिक स्तर बेरोजगारी। मासिक नहीं पढ़ा ना, दीर्घकालिक पढ़ा, साप्ताहिक पढ़ा, दैनिक पढ़ा, खुला पढ़ा, संरचनात्मक, संघर्षात्मक, इस तरह की बहुत सारी पढ़ी, लेकिन मासिक नहीं पढ़ी। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित कौन करता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, UNO, NSSO करता है ना। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोजगार के लिए उत्तरदायी नहीं है? इनमें से कौन सा है जो आपका बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? बाकी सब उत्तरदायी हैं। पहला, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, क्या ये बेरोजगारी उत्पन्न करती है? कौशल का अभाव, जनशक्ति नियोजन का अभाव, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। यही नहीं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। IS 2016 में आया था, उसी समय ये कार्यक्रम भी आया था, तो बताइए। यह एक न्यूनतम गारंटी पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाता है। दूसरा, परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है। तीसरा, अभिदाता यानी कि जिसने उस पैसे को मतलब उसको सब्सक्राइब किया है कि मृत्यु के बाद जीवन साथी को आजीविका पेंशन की जो मतलब समान राशि है वो मिलेगी। ये सब तो इसमें तो उसमें दूसरे वाले में था ये चीज। तो बताइए क्या सही है? पहला सही है, ऑप्शन दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, तीनों सही है। फिर से पढ़ दीजिए ऑप्शन। पहला ऑप्शन, यह एक न्यूनतम गारंटी पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है। सही है ना? असंगठित क्षेत्र के मजदूर भी है ना इसमें? सही है। और उसके जीवन साथी को इसका लाभ मिलेगा, बताया था ना कि मिलेगा। जैसे आपने कोई स्कीम लिया है तो आपके बाद नेचुरली जीवन साथी को क्या होता है, स्कीम का लाभ मिलता है। तो आपका पहला तीसरा सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा सही नहीं है क्योंकि कह रहा है केवल एक ही व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है। नेक्स्ट है स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन मतलब अपने पैरों पर खड़े होने को क्या कहते हैं? स्वावलंबी कहते हैं। ये योजना किसके लिए लाया गया था? तो कह रहा है ग्रामीण महिलाओं के रोजगार के लिए। ये आपके लिए नया क्वेश्चन होगा। शहरी महिलाओं के रोजगार के लिए। तीसरा, विकलांग व्यक्तियों के रोजगार के लिए। चौथा, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। जब कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करेंगे तभी कोई स्वावलंबी हो सकता है। बहुत अच्छी कॉमन सेंस भी आप लोगों का अच्छा सोचने वाले। नेक्स्ट बताइएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? सितंबर 2005 सितंबर 2005 में पारित हो गया था, लेकिन लागू हुआ 2006 में और नाम बदल गया 2009 में। ये क्वेश्चन भी लेके आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि? आपको बताना ये जो नरेगा है ये अन्य कार्यक्रमों से किस आधार पर अलग है?
पहला, यह शहरी क्षेत्रों में भी लागू होता है। क्या ये शहरी क्षेत्रों में लागू होता है? ग्रामीण क्षेत्र। दूसरा, एक वित्तीय वर्ष में इसमें 200 दिनों की रोजगार की गारंटी है। क्या सही है? गलत। रोजगार के आवेदन से 1 महीने में रोजगार देना होता है। और लास्ट, यह रोजगार की एक योजना ना होकर कानूनी व्यवस्था है। मैम तीसरा। बताएं मैम, आपको तीसरा। बच्चा तीसरा आपको सही लग रहा है? रोजगार के आवेदन से 1 महीने में रोजगार देना होता है। बाकियों से क्यों अलग है? चौथा, ये कानूनी अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति का इसमें नाम रजिस्टर्ड है तो उसे इतने दिन का जॉब उसको मिलना ही चाहिए, इतने दिन उसको काम मिलना ही चाहिए और उतनी सैलरी मिलनी चाहिए जितना सरकार के द्वारा निर्धारित। हाँ, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 1 वर्ष में जितने दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है उसकी संख्या बताइए। 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन, 180 दिन। 100 दिन ना। लेकिन अगर सूखा प्रभावित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र था तो 150 दिन। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, मनरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, मैंने नहीं पढ़ाया लेकिन आप लोग इतना मतलब आप लोगों का कॉमन सेंस डेवलप है कि आप बता सकते हैं कि मनरेगा से क्या सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। तो बताएं। पहला है आपका पॉइंट, ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। दूसरा, श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी आएगी। सही है। सौदेबाजी शक्ति में कमी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, क्या ये बात सही है? हाँ। और तीसरा है, शहरों की तरफ प्रवास में कमी आएगी। लोग शहरों की तरफ नहीं जाएंगे। तीनों सही। सही है। तीनों सही का ऑप्शन है तो, लेकिन तीनों सही नहीं है। पहला कि श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी आएगी। कमी आएगी। बड़े जब उन्हें मनरेगा के तहत इतना रुपया मिल रहा है तो फिर वो और कम में क्यों जाएंगे? यानी कि शक्ति बढ़ेगी। तो दूसरा नहीं होगा, पहला तीसरा सही होगा। सही दिमाग लगाया आप लोगों ने। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत सरकार के रोजगार सृजन एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम में से एक नहीं है। इनमें से कौन सा है जो सरकार के द्वारा रोजगार सृजन के लिए और गरीबी दूर करने के लिए लाई गई योजना नहीं है? बाकी सब है। पहला, महात्मा गांधी मतलब मनरेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये तो है। लाई। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ऑप्शन नहीं पता चला ना, रोजगार दे रहे हैं तो फिर। और लास्ट, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष। सामाजिक सुरक्षा ओके, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्ति की संख्या को कहा जाता है। यानी कि वर्ष का अधिकांश समय आप बेरोजगार रहते हैं तो ऐसे बेरोजगारी को क्या कहेंगे? साप्ताहिक स्थित बेरोजगारी, दैनिक स्थित बेरोजगारी, सामान्य स्थित बेरोजगारी या उपरोक्त में से कोई नहीं? सामान्य स्थित बेरोजगारी को ही दीर्घकालिक बेरोजगारी कहते हैं। मजा आया? चैप्टर खत्म। कल पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक प्लानिंग।